सो वेलकम बैक स्टूडेंट। 20 मिनट की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 के अकॉर्डिंग ये 6 चैप्टर है और ये लास्ट है वर्ल्ड वाली बुक का। देन हम इंडिया वाली बुक की 20 मिनट की सीरीज स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने की कोशिश करिएगा, हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। इस 20 मिनट की सीरीज में चैप्टर के अंदर ये डिस्कस करा जाएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसके दूसरे संगठन जो है वो क्या है, साथ में इंडिया का इसका क्या रोल है और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा क्या दूसरे संगठन भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएनओ है क्या। यूएनओ एक इंटरनेशनल लेवल पे मैं कह सकता हूँ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, जिसका मेन काम है ह्यूमैनिटी, पीस और प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करना। अर्ली टाइम पीरियड के अंदर शुरुआती समय में जब यूएनओ बना था तो इसको ये कहा जा रहा था कि शायद से सारी समस्याओं को हल करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन शुरुआती समय में था ये। लेकिन फिर यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं जो बताते हैं कि सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए नहीं बल्कि आपको नरक में ना जाने से बचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। असल में इसकी शुरुआत में कह सकता हूँ कि ये सभी चीज़ों का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज जो भी आते हैं उसमें इंटरनेशनल इश्यूज में यूएनओ का हमेशा बहुत बड़ा रोल रहता है। वैश्विक लेवल पे जितने भी ग्लोबली मुद्दे होते हैं चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो भी ये सॉल्व करता है और साथ में मैं कह सकता हूँ नेशन स्टेट को एक दूसरे के प्रति हेल्प करने के लिए भी इसका रोल रहता है। कहने का मतलब अगर दो कंट्रियों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ये एक रेफरी का रोल प्ले करता है। यूएनओ का इवैल्यूएशन कैसे हुआ? असल में पहले इसका नाम यूएनओ नहीं था, इसका नाम पहले लीग ऑफ नेशन था। लीग ऑफ नेशन के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसका नाम क्या कहते हैं, यूएनओ पड़ा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका नाम लीग ऑफ नेशन था। अब यहाँ पे हुआ ये कि लीग ऑफ नेशन की शुरुआत यहाँ पे 1945 में 51 देशों के साइन के द्वारा होती है। इसकी शुरुआत 26 जून 1945 में चार्टर के तहत हुई थी। इसका क्रिएशन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 30 अक्टूबर 1945 के अंदर भारत इसका पार्ट बन गया था और उस समय से लेके अब तक लगभग 9 जनरल सेक्रेटरी बनाए जा चुके हैं। 8वें जनरल सेक्रेटरी बान की मून थे और 9वें जनरल सेक्रेटरी अभी हमारे एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी थे। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 6 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है जो मेन की रोल प्ले करती है, जिसमें से एक है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सभी कंट्रियों के एक एक मेंबर अपॉइंट होते हैं। जैसे लोकसभा राज्यसभा के अंदर हर स्टेट्स के मैं कह सकता हूँ उनको कुछ इलाका दिया जाता है और वहां से एमपी निकाले जाते हैं। सेम ऐसा ही हर कंट्री के व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन जनरल असेंबली में देखने को मिलता है। इसे विश्व की पार्लियामेंट भी कहा जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी लॉ बनाना हो, किसी भी स्टेट को निकालना हो, ऐड करना हो, तो वोटिंग का सिस्टम यहीं पे हमें देखने को मिलता है। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूएनओ का पार्ट है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर असल में 15 लोग होते हैं। 15 लोग में मैं कह सकता हूँ 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्पररी होते हैं। 5 परमानेंट जो होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है और 10 जो टेम्पररी होते हैं वो हर 2 साल के अंदर चेंज होते रहते हैं। इंडिया बहुत साल पहले इसका मेंबर था बट अब नहीं है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी बनाया गया था इसी के पार्ट में और आज की डेट में ये पॉलिसी डायलॉग्स, रिव्यू पॉलिसी और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल इश्यूज, इसको सॉल्व करने के लिए ये है। 54 कंट्रीज के मेंबर है आज की डेट में। इंडिया इज नॉट ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। एक और है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट है जिसमें सभी कंट्रियों के बीच में अगर आपसी कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, इस कोर्ट के अंदर सारे इश्यूज को लाया जाता है और कंट्री को गिल्टी ठहराया जाता है। जनरल सेक्रेटरी में यहाँ पे सेक्रेटेरियन है। जनरल सेक्रेटरी इस सेक्रेटेरियन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जनरल सेक्रेटरी पूरे यूएनओ के अंदर जितना कुछ भी काम हो रहा है वो सेक्रेटेरियंस के अंदर होता है, सचिवालय के अंदर होता है। इसमें डे टू डे की जो काम होते हैं वो देखे जाते हैं। असल में ये जो जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे बताया गया था, ये जनरल सेक्रेटरी, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसा काउंसिल था जिस टाइम पीरियड के अंदर जिन भी कंट्री ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, उन कंट्री के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो उन कंट्री को सिक्योर करने के लिए एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था। ये वो चीज़ है। 1945 के अंदर ये इंटरनेशनल लेवल पे था और यहाँ पे क्या कहते हैं 1994 के अंदर ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया था। ट्रस्टीशिप काउंसिल को इसलिए खत्म कर दिया गया था क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि 1994 के बाद बहुत सारी कंट्रियां आज़ाद हो गई थी। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं मेजर एजेंसी ऑफ यूएन। यूएन की मेजर एजेंसी और भी है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कोरोना से लड़ने के लिए यही काम कर रहे हैं। दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरी कंट्री के अंदर कोई कंट्री अमीर है, गरीब है, आपने इसके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा।
यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, एक स्टेट से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भाग के जाता है तो उसके लिए क्या लॉ होने चाहिए, क्या बनाया जाता है, वो ये काम करता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका मकसद ये है कि किसी कंट्री के अंदर कोई कंट्री का मेंबर किस तरीके से राइट्स को देख रहा है, प्रमोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए ये काम करते हैं। फिर है उस यूनिसेफ, इसका मेन काम होता है हर कंट्री के अंदर क्या कहते हैं, कोई भी क्या कहते हैं कल्चर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड फंक्शन करने होते हैं या हेरिटेज साइट्स को बचाना होता है, उनका काम ये होता है। यूनिसेफ का मेन काम एजुकेशनल को प्रमोट करना और साथ में साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन करना, ये इनका काम होता है। यूनिसेफ के लिए स्पेशली हम कह सकते हैं कि ये फंड इकट्ठा करता है ताकि हर कंट्री के अंदर एजुकेशन प्रमोट हो सके। समय समय पे हमने जो भी यूनेस्को जो होता है वो 7 अजूबों को ढूंढता रहता है, उनकी प्रोटेक्शन करता रहता है, इसके बारे में तो खैर हमें पता ही है। एक नया ऐड हुआ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर किसी कंट्री के अंदर जो लेबर होती है उसके साथ कोई कंट्री किस तरीके से मिनिमम वेजेस या उनके साथ इक्वल वेजेस या सही तरीके से सलूक कर रही है या नहीं कर रही है, उनकी सेफ्टी मेजर देख रही है कि नहीं देख रही है, वो इसके लिए इंटरनेशनल क्या कहते हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखती है। अब अगर ऑब्जेक्ट देखें तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पहले देख लिया कि हर कंट्री के बीच में कॉपरेशन को देखना, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पूरे वर्ल्ड में सोचना, ये इनका काम है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूएनओ सारी कंट्रियों का हेड है और यूएनओ सबसे सुप्रीम है, सबसे सही है। इसमें भी कहीं ना कहीं सुधार और रिफॉर्म्स होने की जरूरत है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी भी कहीं ना कहीं इसके स्ट्रक्चर में हमें जरूरत है चेंजेस करने की, क्योंकि 5 जो आपके पास वीटो पावर है, 5 वीटो पावर 5 ही कंट्री के पास है जो दूसरी कंट्री को नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से हमें इसमें चेंजेस करने की जरूरत है। दूसरा, हमें ये भी देखना होगा कि यूएनओ का असल में कहाँ कहाँ रोल है। ऐसा नहीं कि वो हर जगह इंटरनेशनल इश्यूज कहीं भी हो रहा है वो वहां कूद जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो ये चेंजेस करने की हमें जरूरत है। अगर हम प्रक्रिया में देखें, प्रक्रिया यानी कि संरचना में देखें, तो संरचना में वही परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर की यूएनओ के अंदर ज्यादा चलती है। टेम्परेरी मेंबर यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर जो हर 2 साल के अंदर चुन के आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इशू या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए सभी कंट्रियां ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमें कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए। और परमानेंट मेंबर के अंदर ये भी देखा जाता है कि अमेरिका का ज्यादा डोमिनेंस बजट के अंदर, बातचीत के अंदर या हर चीज में देखने की कोशिश हमें देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि ये कंट्री का काम पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना या इस ऑर्गेनाइजेशन का पीस एंड मेंटेन करना इनका काम है, या समाज में विकास या मानवता कार्य करने का इनका काम है। ये इनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन अधिकार क्षेत्र और भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह घुस जाएगा। ये इनकी वीकनेस के बारे में कि आफ्टर कोल्ड वॉर, जिस समय कोल्ड वॉर था तो उस समय पे यूएन पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, है ना। इसी वजह से एक दिक्कत यहाँ पे रही। जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यूएसए जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे पावर में आ गया, और इसीलिए यूएनओ के अंदर हमें इनका ग्रेटेस्ट डोमिनेंस देखने को मिलता है। और यूएस रसिया ही सबसे ज़्यादा काम कर रही है, और इसी वजह से अब अगर क्या कहते हैं चाइना ग्रोथ पावर होता जा रहा है और वो परमानेंट मेंबर बना हुआ यूएनओ का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी यूएनओ के अंदर भी अपना डोमिनेंस दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ेगा। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि यूएन के अंदर डोमिनेंस जो दूसरी कंट्रियों का, उन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। अब यूएन सारी समस्याओं को देख रहा है, तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे उसके ये सारे काम हो सकते हैं, जेनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, एपिडेमिक, पेंडेमिक, इन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। क्योंकि 1989 के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कोल्ड वॉर के क्वेश्चंस जो है, मतलब कोल्ड वॉर के बाद तो नहीं, मैं 1989 के बाद कह सकता हूँ कि कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो ये क्वेश्चन वर्ल्ड के सामने आने चालू हो गए थे। तो इसीलिए अब यहाँ पे ये एक प्रस्ताव दिया गया जनरल असेंबली के द्वारा 1992 के अंदर कि अगर कोई कंट्री क्या कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहती है तो उसको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोफी अन्नान ने एक स्टेटमेंट दी और ये कहा कि सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, अगर कोई कंट्री बनना चाहती है मिलिट्री पावर अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी जनसंख्या ठीक ठाक होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन उनका यूएन बजट के अंदर ठीक ठाक होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को वो प्रमोट करते हो और साथ में वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हो। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ों के हिसाब से कंट्री जो है वो मेंबर बन सकती है। तो ऐसा तो इंडिया के साथ भी है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, बजट कितना होना चाहिए,
संस्कृति फॉलो करें तो किस हिसाब से संस्कृति फॉलो करनी चाहिए, ये एक दिक्कत है। क्योंकि बजट के अंदर बात करी जाए तो अमेरिका सबसे ज्यादा कर रहा है, चाइना सबसे ज्यादा कर रहा है, जापान सबसे ज्यादा कर रहा है, भारत 21वें नंबर पे आ रहा है। तो क्या भारत यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा? तो ये एक मैटर है जो रिसॉल्व होना चाहिए कि जो बातें बोली जा चुकी है कि ये चीजें हैं और ये चीजें हैं, इस हिसाब से एक्चुअली नहीं बताया जा रहा है कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएंगे तो वीटो पावर हमारे पास आ नहीं पाएगी, और अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर बन जाते हैं तो बेचारे हर 2 साल के अंदर बदलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी इतनी नहीं चल पाती जितनी कहीं ना कहीं वीटो पावर के मेंबर्स की चलती है। ये एक बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। इसीलिए 2005 में इनको 60 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जुडिडिक्शन का इनका अधिकार क्षेत्र अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या हो सकता है। इसीलिए इस समय समय पे अलग अलग पीस बिल्डिंग कमीशन ऐसी चीजें क्रिएट करते रहते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन अलग अलग चीजें बनाते रहते हैं और उनके अधिकार क्षेत्रों को बांटते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें देखी जा सकती है जो गलत है। अब इंडिया और यूएन का रिलेशन पहले तो ठीक नहीं था, या मैं कह सकता हूँ इतना हम स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन जब मैं कह सकता हूँ मोदी जी आए तो उसके बाद मैं कह सकता हूँ काफ़ी चीज़ें देखी जा सकती है। जनसंख्या के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से हमारे पास सब कुछ ज़्यादा है ना। तो यूएन जो है वो प्रेजेंट वर्ल्ड को, मैं ये कह सकता है कि इंडिया बिलीव करता है कि यूएन जो है एट प्रेजेंट टाइम क्लाइमेट चेंज और ऐसे बहुत सारे इश्यूज के ऊपर काम कर रहा है। इसलिए इंडिया का मानना है कि यूएन के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि वो डेवलपमेंट, कॉर्पोरेशन, इन चीज़ों पे बातचीत करता है। इसीलिए हमें यूएन के एजेंडे को सेंट्रल मानते हुए काम करना चाहिए। लेकिन यूएन के अंदर इंडिया भी रिफॉर्म चाहता है। वो कहना चाह रहा है कि जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर बदलाव होने चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास वो सारी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं यूएन का मेंबर बनने के लिए चाहिए। तो इंडिया को क्यों नहीं बनाया जा रहा है यूएन का मेंबर? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यूएन यूनिपोलर है और यूएन के अंदर या तो अमेरिका की, या तो रशिया की और या तो चाइना की ही चलती है। इसलिए सुपर पावरफुल नेशन यूएन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं, अमेरिका ज़्यादा बनाया हुआ है। क्योंकि उसका कारण ये है कि यूएन के सारे क्या कहते हैं हेडक्वार्टर, ऑफिस, सब कुछ क्या कहते हैं यूएसए के अंदर है, और ज़्यादातर यूएसए इसमें फंड भी देता है, और इसी वजह से सिविलियन, ब्यूरोक्रेट्स, वीटो पावर, ये सारी चीज़ें यूएसए के पास है। इसलिए वो यूएन को ज़्यादा क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ यूनिपोलर बनाए हुआ है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि यूएन के अंदर अगर अमेरिका की चलती है और मान लीजिए कि यूएन को खत्म कर दिया जाता है, तो यूएन को खत्म करने के लिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो खत्म हो गया तो इंटरनेशनल लेवल पे फिर अमेरिका पूरी तरीके से डोमिनेंस कर पाएगा और वर्ल्ड की सरकार कोई नहीं बना सकता। इसीलिए स्टेट को यूएस पॉलिसी से हटा के यूएन पॉलिसी को इंपॉर्टेंट दे, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यूएन जो है एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, पर बिलियंस ऑफ पीपल को एक साथ जोड़े हुआ है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर के अंदर यही है। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो, और यूएन के बारे में यही है इतना। बाकी अगर आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आपको काफ़ी मदद कर सकता है वो भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।